किस पॉइंट पर वो सभ्यता बनी जिसे आज हम माया सभ्यता के नाम से जानते हैं? ये भी काफी जटिल है। एक और ग्रुप जो ज्यादातर जंगल में रहता है, जिसे हम एक्सप्लोर करना बस शुरू ही कर रहे हैं, वो सच कहें तो आप जानते हो, सच्चाई ये है कि अमेज़न में बहुत से सवाल हैं और अभी हम पीटन और वहाँ के माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट रहना चाहेंगे। वो भयानक हैं। मैं वहाँ गया हूँ। मैं टेंट में रहकर रेशंस नहीं खाना चाहता। मैं एक अच्छे टाउन में रहना चाहता हूँ। बहुत सी जगहें जहाँ जवाब मिल सकते हैं, हम वहाँ अभी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि इसके लिए एक खास इंसान चाहिए, जो एजुकेटेड हो और जो इतना टफ हो कि वहाँ रहना चाहे। मैंने अपनी ड्यूटी का दौरा पूरा कर लिया है। अब मैं एक अच्छे छोटे पॉडकास्ट स्टूडियो में हूँ। अम, लेकिन गंभीरता से माया के बारे में जो पहला हिंट जो हमें मिलता है कि कल्चरली माया लोग कौन थे, वो उसी टाइम पीरियड के करीब है जब चविन कल्चर था, करीब 1800 ईसा पूर्व। एक कल्चर था जिसे कुछ लोग मोकाया कहते हैं, माया नहीं। लेकिन वो लोग पैसिफिक कोस्ट पर थे, जहां ग्वाटेमाला और मेक्सिको जुड़ते हैं। इसे सोकोनस्को कहा जाता है। और यही वो पहले लोग थे जो सच में कल्चरली माया बनने वाले थे, और उनका इंटरैक्शन था उस कल्चर से जिसे ट्रेडिशनली मेक्सिको का मदर कल्चर माना जाता है, यानी ओल्मेक। ये वैसे ही है जैसे हम दक्षिण अमेरिका में माया की बात कर रहे थे। जहां तक मुझे पता है, ओरिजिनल माया के बारे में ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है कि उनका कोई रिलीजन था। लेकिन ओल्मेक ने अपना रिलीजन डेवलप किया और उसे फैलाना शुरू कर दिया। और हम ये भी देखते हैं कि माया धीरे धीरे उस रिलीजन में ज्यादा इन्वॉल्व्ड होते गए जिसे ओल्मेक ने बनाया, जो उनके उत्तर में इस्थमस ऑफ तेहुआंतेपेक के स्वॉम्प्स में थे। अब मेरे पास यहाँ बहुत सारे सवाल हैं जो बस नेचुरल स्टूपिड कन्फ्यूजन से जुड़े हैं। तो सबसे पहले, माया पहले आई या फिर ओल्मेक? और फिर एक और सवाल आता है कि क्या वो अलग अलग ग्रुप्स थे? मतलब जब दो सिविलाइजेशंस इतने करीब हों तो वो खुद को अलग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैंने अभी अभी ओल्मेक्स और उनके माया से इंटरेक्शन पर एक पूरा शो फिल्म किया है, द ग्रेट कोर्सेस के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि ये अगले स्प्रिंग में आएगा। अच्छा। मुझे लगता है कि उन्होंने को इवॉल्व किया। और सच कहूं तो आर्कियोलॉजी इस मामले में सबसे बड़ी दुश्मन है। हम कल्चर्स को ये नेम्स दे देते हैं। ये डिस्कशन इस बारे में है कि कैसे वो एक से दूसरे में इवॉल्व होते हैं। हम ऐसी लाइंस ड्रॉ करते हैं जहां असल में कोई होती ही नहीं। हम ऐसे टाइम पीरियड्स बनाते हैं जहां एक कल्चर मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी और नाम में, जबकि मुझे पक्का यकीन है कि उस समय के लोगों को इन नामों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन माया और ओल्मेक दोनों ही मेसो अमेरिका में हो रही एक बड़ी इंटरैक्शन स्फीयर के दो हिस्से हैं, जो एक बहुत ही डायनामिक टाइम था, और ओल्मेक असल में रिलीजन वाला पार्ट ला रहे थे। लेकिन जितना कि मैं जानता हूं, दूसरी जगहों से टेक्नोलॉजी आ रही थी, जैसे कि सिरामिक टेक्नोलॉजी, हेमेटाइट मिरर्स बनाना, ऑब्सीडियन, और दूसरी अ, जैसे कि दूसरी स्टोन से टूल्स बनाना। ओल्मेक मेक्सिको के उस हिस्से में थे जहां जमीन पतली और दलदली हो जाती है, जिसे इस्थमस ऑफ तेहुआंतेपेक कहते हैं। वहीं ओल्मेक थे। फिर उनके ईस्ट में माया के लोग रहते थे। फिर वैली ऑफ ऑक्साका थी, जहां पर जापोटेक्स नाम के लोग उभर रहे थे। और फिर वैली ऑफ मेक्सिको थी, जो बाद में एस्टेक्स बनेगी, लेकिन उसमें अभी हजारों साल और बाकी थे। ये सारी जगहें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही थीं। और क्या हम और भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, जरूर। तो असल में मेसो अमेरिका और साउथ अमेरिका की बाउंड्री क्या है? और जो आपने अभी कहा कि ओल्मेक और माया, क्या हम थोड़ा ज्योग्राफी पर फोकस कर सकते हैं? ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1000 ईसा पूर्व? हाँ, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं जब ओल्मेक वहां थे, 1000 ईसा पूर्व उसका एक बढ़िया मिड पॉइंट है। ये करीब 1800 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 500 ईसा पूर्व तक ओल्मेक पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और फिर एक नई सिविलाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज की वेव आती है। मेसो अमेरिका के संदर्भ में यहाँ आपके नक्शे को देखते हुए मैं कहूंगा कि लगभग चिहुआहुआ रेगिस्तान के बीच में, वहां ऊपर बाएं में, वो बाउंड्री की बात कर रहा है। उसके बाद एक बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट जहां लगभग कोई नहीं रहता। और अगर आप और नॉर्थ में जाओ तो वहां एंसेस्ट्रल पुएब्लो लोग थे, जो आज के अमेरिका के फोर कॉर्नर्स एरिया में थे। वो मेसो अमेरिकन नहीं थे, उनकी उनकी लाइफ अलग लाइफ थी। अलग थी। तो मॉडर्न मेक्सिको कहाँ खत्म होता है?
मॉडर्न मेक्सिको वहीं खत्म होता है जहां माया लिखा है, जिसके चारों तरफ सफेद लाइन है, वो ग्वाटेमाला है। तो ग्वाटेमाला मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से ज्यादातर काट देता है। समझ गया। मेसो अमेरिका सिर्फ होंडुरास के आधे रास्ते तक जाता है, और फिर असल में ये एक तरह का नो मैंस लैंड है। निकारागुआ और कोस्टा रिका और पनामा, वो सच में वो ना तो मेसो अमेरिका है और ना ही दक्षिण अमेरिका है। वो ज्यादा साउथ अमेरिका है क्योंकि वहां कुछ सोना है। लेकिन फिर बेसिकली आप पनामा के दूसरे साइड पर आ जाते हो और आप पूरी तरह से साउथ अमेरिका में हो जाते हो, दो अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी, जो लोग एंडीज पर हैं, वेस्ट कोस्ट पर। और फिर आपके पास है अमेजन। तो वेस्ट इंडीज और अमेजन बहुत अलग अलग हैं। जब आप इंडियन क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो क्या आप इसमें एंडीज और अमेजन दोनों को शामिल करते हैं या सिर्फ एंडीज को ही मानते हैं? बस एंडीज और वहां से पैसिफिक महासागर तक का कोस्ट, यही इंडियन सभ्यता है जो इन पर्वतों और तटों के आसपास विकसित हुई थी। तो क्या माया सभ्यता एंडीज तक पहुंच पाई थी, यानी इंडियन क्षेत्र में भी उनका प्रभाव था? आर्कियोलॉजी यह साबित नहीं कर सकता, लेकिन यह लगभग निश्चित है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की। सबसे पहली बात, यह सोचना पक्षपाती होगा कि ये लोग दुनिया के दूसरी तरफ के लोगों की तरह नॉर्मल रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बारे में कई तरह के संकेत मिलते हैं, जैसे वो पहली सिरेमिक्स जो मैंने पहले बताई थी, जो माया ने बनाई थी, वो अजीब तरीके से सामने आते हैं। पहले से ही टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत उन्नत थे, और इक्वाडोर में उनके पास ये सभी चीजें हजारों साल पहले से मौजूद थीं। तो बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सोचते हैं कि सिरेमिक्स का आइडिया वास्तव में साउथ अमेरिका से माया तक आया। और मुझे ये बताएं कि माया सभ्यता क्या वो लोग लेकर आए थे जो पहले साउथ अमेरिका में नहीं थे, या फिर वो लोग जिन्होंने पहले साउथ अमेरिका को बसाया, क्या वही लोग माया के पूर्वज थे? और अगर ये वही लोग थे तो ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे थे, और क्या किसी ने इस पूरी यात्रा को सही से समझा है या नहीं? हम अभी भी इसे एक साथ जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने कहा कि मेरे पास इसके जवाब हैं। लेकिन हमारे पास माया लोग हैं जो छोटे होते हैं। आमतौर पर जो लोग जंगल में रहते हैं वो छोटे होते हैं, और जो खुले मैदानों में रहते हैं वो लंबे होते हैं। शायद ये सिर्फ लोगों की पीढ़ियां हैं जो अलग अलग जगहों पर रहने के कारण अलग अलग प्रकार की होती हैं। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। मेरा मतलब है, पिग्मी लोग छोटे होते हैं और अफ्रीका के मैदानों में रहने वाले लोग बड़े होते हैं। नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस लंबे होते हैं और माया छोटे होते हैं। जंगलों में छोटे लोगों का पैटर्न जरूर दिखाई देता है। लेकिन वैसे भी युकाटन में एक गुफा है जिसका नाम लोल्टून गुफा है, जिसमें गुफा की दीवार पर हाथों के निशान हैं। किसी ने अपना हाथ गुफा पर रखा और उसके चारों ओर चारकोल फेंका, जिससे नेगेटिव प्रिंट बना। हम उस चारकोल की तारीख निकाल सकते हैं, और यह 10,000 साल पुराना है। और ये सभी हाथ छोटे हैं। ये पुराना मेक्सिको का एक सामान्य उदाहरण है। मैं इन चीजों के पास बिल्कुल पास गया और अपना हाथ इनके पास रख सकता था। हालांकि मैंने इन्हें छेड़ा नहीं, लेकिन मैंने अपना हाथ इन हाथों के पास रखा, और ये सभी मेरे और उत्तरी यूरोपीय हाथ से छोटे हैं। तो या तो यह एक झुंड में बच्चे थे जो 10,000 साल पहले इस गुफा में थे, या फिर ये माया के कद के लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। बहुत ही कूल है कि आप चारकोल की तारीख लगा सकते हैं, और ये भी कूल है कि 10,000 साल पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे सच माना। और असल में हमारे पास अब कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है 2,000 साल पुराना है। कुछ साल पहले फिर से युकेटान में एक गुफा में उन्होंने एक महिला को पाया जिसे अब नाया कहा जाता है, और वो लगभग 12,000 साल पुरानी है। तो सबसे अच्छा अनुमान शायद ये हो सकता है कि लोग बीरिंग स्ट्रेट से होते हुए साउथ अमेरिका पहुंचे, शायद अमेज़न में, जहां उन्होंने बहुत सारी कूल आइडियाज डेवलप की और फिर वापस मेसोअमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट करने लगे। ये एक तरह का को एवोल्यूशन था। मुझे लगता है कि सिरेमिक्स की तकनीक वहां तक पहुंची थी एक इंटरेक्शन के जरिए। दिलचस्प बात यह है कि माया के पास वास्तव में कोई रिलीजन नहीं था, या फिर उनके पास उतनी वाइब्रेंट रिलीजियस आइडियाज नहीं थी, और उन्होंने ये आइडियाज ओल्मेक से कॉपी किए। मैं इस पर गहरी छानबीन कर रहा था इस पूरे कोर्स के लिए जो मैंने किया, और ये सच में ऐसा लगता है कि जिन दूसरी संस्कृतियों के पास जेड, हीमेटाइट और ऑब्सीडियन थे, ओल्मेक के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। वो दलदल में रहते थे और मिट्टी से चीजें बनाते थे, लेकिन वे उन इलाकों से मटेरियल्स मंगवाते थे, उसे अलग अलग रिलीजियस आइकोनोग्राफी और चित्रों के रूप में तराशते थे,
और फिर उसे वापस उन्हीं इलाकों में भेज देते थे। और क्या फैंग देवता को भी उन्होंने भेजा? नहीं, फैंग देवता सेंट्रल अमेरिका या मेसो अमेरिका में कहीं नहीं मिलता। वहां जगुआर हैं और उनके प्रतीक भी हैं, लेकिन यह उसी देवता की तरह नहीं है। वहां इस पूरी जगुआर ट्रांसफॉर्मर देवता की अवधारणा नहीं है, हालांकि उनके पास एक पैंथियन है।